Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our chemistry class. Last class हमने shape of orbitals cover कर लिया था. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सुन के मन में खुशी आया होगा, क्लास 9-10 से पढ़ रहे हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हम कुछ नियमों को पढ़ेंगे. असल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है उसमें यह सीखा कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार और कितना जाएगा. ये जो नियम आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था? ऐसे पढ़ा था. मैं आपके सामने 2-4 लाइन दोहराता हूं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे करके आपने बताया था. यस सर. तो ये जो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 ऐसा क्यों? पहला सवाल, ऐसा क्यों? तो वहां पे जो टीचर आपको समझाया था, मैं आपको फिर से कह दूं, बोला जाता था कि जहां पर एनर्जी कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा. इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी बढ़ता जाएगा तो सबसेल या फिर आप बोल सकते हो ऑर्बिटल का भी एनर्जी बढ़ता जाएगा. उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरता चला जाना है. बोलने का मतलब सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन डालो, फिर उससे थोड़ा ज्यादा में इलेक्ट्रॉन डालो, फिर उससे थोड़ा ज्यादा में इलेक्ट्रॉन डालो. इस तरह से आपने क्लास 9-10 में कवर किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. हम उसी प्रकार यहां भी कवर करेंगे बट थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर सजाने का जो तरीका है उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, सजाने का जो तरीका होता है, उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर सजाने के लिए उसके पीछे कई रूल्स हैं. उन रूल्स को पढ़ना आपको जरूरी है. डायरेक्टली उन रूल्स से कोई सवाल आपको पूछा जा सकता है. तो हमने यही बात का हेडिंग लगाया, रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स. तो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है. यहां तक तो ये बात क्लियर है. और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे रखा जाएगा उनके बारे में रूल्स है जिसे आपको पढ़ना जरूरी है. कह रहा है इसके कई रूल्स है. द एटम इज बिल्ट अप बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. कोई एक एटम बनता कैसे है? एक एटम बनता कैसे है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में सजाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एक एटम का फॉर्मेशन होता है. एक एटम बन के आपके सामने तैयार होता है. तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो तरीका है ऑर्बिटल्स में, उसके कई रूल्स हैं. उनमें से जो रूल्स है यहां लिखा हुआ है. पहला रूल है अफबाउस प्रिंसिपल, N+L रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल. These 4 basic rules are there to fill up an orbital around a nucleus. तब जाके आप एटम बना पाएंगे. तो पहला क्या है? अबाउस प्रिंसिपल, दूसरा N+L रूल, फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और चौथा है आपका हुंड्स रूल. हो सकेगा तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स. लेकिन वो रूल के अंदर में नहीं आता, वो ऐसे ही बताएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है? आपको मैं बता दूं, यहीं पर ही आगे डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए टेंशन ना हो. अफबाउस प्रिंसिपल सुन के लग रहा है क्या अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने कोई रूल दिया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है. अफबाउ एक साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल नहीं है. अफबाउ का मतलब होता है बिल्ट अप, बनाना, किसी चीज को निर्माण करना. तो क्या निर्माण करने जा रहे हैं हम? एटम का निर्माण करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सजा के, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है अफबाउस प्रिंसिपल. क्लियर है कि नहीं? तो ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है. पहले हमको भी ऐसा लगता था कि अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक साइंटिस्ट का नाम है, बिल्कुल नाम है. हुंड्स रूल, हुंड भी एक साइंटिस्ट का नाम है, बिल्कुल नाम है. लेकिन यहां अफबाउ जो है कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है. तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे. हमारा पहला जो प्रिंसिपल है, वो रूल है, वो अफबाउस प्रिंसिपल ही पढ़ना है. ध्यान दीजिएगा. अब हम रूल्स को समझना स्टार्ट करते हैं. ध्यान दीजिएगा. पहला रूल है अफबाउस प्रिंसिपल, और नीचे हमने लिख के रखा है N+L रूल. दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए एक साथ बता रहे हैं. ध्यान दीजिएगा. तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सीखना है तो इन नियमों को समझना पड़ेगा. उससे पहले ध्यान दीजिए एक बार जरा, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, के ऑर्बिट या सेल, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N एंड सो ऑन. जरूरत पड़ेगा तो फ्यूचर में ऐसा करेंगे. के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, यहां तक तो हम कवर कर चुके हैं.
k का n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो k के अंदर में, मतलब k सेल के अंदर में कौन सा ऑर्बिटल होता है? नहीं, s इज नॉट द ऑर्बिटल, 1s इज द ऑर्बिटल। s सबसेल कहलाता है, s सबसेल होता है। और कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s। सिमिलरली l के अंदर में क्या होता है ना, s भी होता है और p भी होता है। तो कौन सा ऑर्बिटल ना सर? 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, ये सब कवर हो चुका है। m के अंदर में 3s 3p 3d, और इसके अंदर में 4s 4p 4d, 4s 4p 4d एंड 4f। क्लियर है कि नहीं? अब y भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी पढ़ चुके हैं, तो क्वांटम नंबर कवर हो चुका है। y इसका आंसर आपको मिल चुका है। अब अपवाव क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को हमको सजाना है अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? सजाना होगा ना, कि भाई कहीं पे भी डाल दें, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दें, नहीं। तो उसका एक तरीका होगा, एक पैटर्न होगा इलेक्ट्रॉन को सजाने का, कि कहां इलेक्ट्रॉन को रखें। ध्यान से देखिए, ऐसे आपको पता है कि न्यूक्लियस से जब हम दूर जाते हैं तो एनर्जीज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। मतलब न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल्स होंगे उसका एनर्जीज कम होंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के पास रखेंगे उनकी एनर्जीज कम है। तो पहले भाई इलेक्ट्रॉन को कहां रखोगे? न्यूक्लियस के पास रखोगे कि दूर से सजाना शुरू करोगे? माने कोई एटम हम बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अब रख रहे हैं, सजाना है हमें, तो क्या करेंगे? बाहर से रखते हुए आएंगे इलेक्ट्रॉन को, कि अंदर से सजाते हुए बाहर की तरफ जाएंगे? हाँ, अंदर से न सजाएगा यार। अंदर में पहले कितना इलेक्ट्रॉन रखना है रख लो, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में, फिर चौथा में, ऐसे करके चलते जाएंगे ना। क्या करेंगे? बाहर से सजाएंगे? नहीं, तो अंदर से सजाते जाएंगे। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को हमको उस ऑर्बिटल में रखना है जहां पर एनर्जीज कम है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम होगा, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए इसी बात को पकड़ करके अफबाउ प्रिंसिपल बना। अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एज सेड बिफोर। इसका मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन का सजाने का तरीका। क्लियर है कि नहीं? लिख रहा है, दिस स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन। इलेक्ट्रॉन को वन बाय वन हम ऐड करते चले जाते हैं टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग एनर्जीज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को हम फील करते हैं। मतलब कम एनर्जी जिसमें पहले है, उसमें कम एनर्जी जिस ऑर्बिटल में है पहले वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। स्टार्ट कहां से करना है? जिसका सबसे कम एनर्जी है वहां से स्टार्ट करना है, और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि किसका एनर्जी कम, किसका एनर्जी ज्यादा, कैसे पता चलेगा हमको? समझ में आ रहा कि नहीं? एक नया सवाल ये उठ सकता है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल इज। आपको याद करना पड़ेगा। किस तरह से याद करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। कहां जाएगा? पहले 1s में। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका एनर्जी सबसे कम है। कैसे पता? क्लास 9 में 10 में टीचर्स पढ़ाए होंगे। पहले कहां जाता है? 1s में, फिर कहां जाता है? 2s में, फिर कहां जाता है? 2p, और फिर 3s में, और उसके बाद 3p, फिर 4s में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? उसके बाद 3d 4p, और उसके बाद नीचे यहां पे जगह होगा 5s का। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? छोटा सा जगह हमने बनाया। ऐसा क्यों? ये जो पैटर्न सिखाया गया था, ऐसा क्यों? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किसका एनर्जी कम है, किसका एनर्जी ज्यादा है। आपको पता करने के लिए एक नियम बनाया गया है, नाम है N+L रूल। सो हमने बताया ये दोनों कनेक्टेड है, इसलिए एक साथ बता रहे हैं। ये लाइन को हम अभी छोड़ रहे हैं, अभी इसको कंप्लीट करेंगे। पहले इसको कवर कर लेते हैं। पहले तो आपको यह बात पता हो जाए कि 1s का एनर्जी कम है 2s से, तभी पहले इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा? 1s में। तो N+L रूल पे ध्यान दीजिएगा। यह रूल क्या कहता है? इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, यह लिखना बहुत जरूरी है, यह लिखता नहीं है कुछ किताब, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम का बात हो रहा। आइसोलेटेड एटम का मतलब यह है कि अगर ये मैटर है तो ये एटम से बना है, तो इसके अंदर के एटम्स के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है। इसके अंदर से एटम को पहले निकालो, उसके बाद बात करो। आइसोलेटेड हुआ था कोरोना के टाइम पे? कोई नहीं ना हुआ था? कोई क्या नहीं ना। आइसोलेटेड मतलब अकेला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आइसोलेटेड एटम के बारे में बात हो रहा है यहां पे, और न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? दिस रूल इज वैलिड इन
न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम। आगे बात कर रहे हैं, द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल ऑफ एन ऑर्बिटल, लोअर इज द एनर्जी। ये रूल बता रहा है जिस ऑर्बिटल के पास n प्लस एल का वैल्यू कम होता है उसका एनर्जी कम होता है। ओके, हाउएवर इफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि जिसमें n प्लस एल का वैल्यू दो ऑर्बिटल्स में सेम हो जा रहा है, उस सिचुएशन में आप प्रेफर करेंगे क्या, ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। उस समय में आप सोचेंगे कि n का वैल्यू कहां कम है, वहां पर हम मान लेंगे कि कम एनर्जी है। अभी इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पे रैंडमली उठा लेते हैं 1s को, फिर 2s को उठा लेते हैं। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, हमने बोला 2p में बोला, तो 2p को उठा लेते हैं। फिर हम उठा लेते हैं 3s को। अब जरा चेक करते हैं इनमें n प्लस एल का वैल्यू क्या है, क्लियर है कि नहीं। तो जरा चेक कीजिएगा इसमें n प्लस एल का वैल्यू क्या है। n का मतलब ये जो लिखा हुआ 1, l का वैल्यू s के लिए क्या होता है 0, n प्लस एल कितना हो गया 1। बोले क्लियर है। इसमें चेक कीजिए, n का वैल्यू 2, s के लिए l का वैल्यू 0, क्या हो गया यहाँ पे 2। 2p के लिए 2 प्लस p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पर 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा s के लिए l का वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ध्यान दीजिए इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक आपके पास कि सर n प्लस एल का वैल्यू जिसमें कम है उसका एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वहां पर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाना चाहिए, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद किस में जाना चाहिए, 2s में जाना चाहिए, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद किस में जाना चाहिए, 2p में जाना चाहिए, बिल्कुल सही है सर। नहीं सर, कंफ्यूजन है यहाँ पे। 2p और 3p दोनों का ही 2p और 3s दोनों का ही n प्लस एल का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर सेम है तो आपको प्रेफर करना है लोअर वैल्यू ऑफ n, लोअर वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब जब n प्लस एल का वैल्यू जब सेम आ जाए उस सिचुएशन में आप देखेंगे क्या कि n का वैल्यू किसका कम है, n का वैल्यू किसका कम है 2p का। इसका मतलब 2p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 3s में जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। अगर आप यहां तक कर चुके हैं 3s तक, तो आगे चलते हैं हम 3p 4s अगेन 3d, उसके बाद क्या होगा 4p। बच्चा 4p के नीचे यहां पे 5s होने वाला है, ठीक है, हम लिखे नहीं है, जगह की कमी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर है ना। 3p तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, कोई दिक्कत। 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, यहां पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, यहां पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 5। ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 से ज्यादा आ गया ना 4, मतलब यह है कि 3s के बाद कहां जाना है 3p या 4s में, है ना। 3p या 4s क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू सेम है। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं n का वैल्यू 3p में कम है और 4s में ज्यादा, इसलिए पहले कहां जाएगा, पहले कहां जाएगा 3p में, उसके बाद 4s में। अगेन यहां पे 3d 4p और 5s सभी में n प्लस एल का वैल्यू सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा जिसका n का वैल्यू कम है, दैट इज 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। बोलिए समझ में आ गया है, क्लियर है, समझ में आ गया है n प्लस एल रूल। आगे आगे बात करें, अफवाह में आए वापस, अफवाह में आते हैं। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जहां एनर्जीज कम है। एनर्जीज कैसे पता करेंगे ना, n प्लस एल रूल से पता करेंगे। n प्लस एल का रूल ये बताता है कि जहां n प्लस एल का वैल्यू कम है वहां एनर्जी कम है। अगर कहीं पे n प्लस एल का वैल्यू सेम मिल जाता दो ऑर्बिटल्स में, तो वहां n को प्रेफर करेंगे, n का वैल्यू जहां कम है उस ऑर्बिटल का एनर्जी कम मानेंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पे लिखा था द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स इज, कैसे लिखेंगे ना, सबसे कम एनर्जीज, सबसे कम एनर्जी किसमें होगा 1s, उसके बाद किसमें होगा 2s, उसके बाद किसमें होगा, बोलो जरा, 1s के बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। क्लियर है कि नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया है। n प्लस एल दोनों का सेम है, बट 2, n का वैल्यू 2 है तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। 3s के बाद किसमें जाएगा 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। बोलिए समझ में आ रहा है। उसके बाद 5s के बाद, यहां पे 5s लिखाएगा ना यार, 5s यहां लिखाएगा ना, उसके बाद किस में जाएगा फिर 3d में। चेक करें क्या, चलो चेक करते हैं। 3d क्या हो जाएगा बोलो जरा, 3 प्लस 2, अरे 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा,
अरे 3D तो हो चुका है यार, 4D, सॉरी यहाँ 4D आएगा, सॉरी 4D आएगा, मतलब 4 + 2 दैट इज 6। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा? तो यहाँ क्या आ जाएगा 4D के बाद क्या आएगा जरा बता सकते हो? 4D के बाद इसके नीचे क्या आ रहा होगा 5P। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आएगा यहाँ पे 5P, और उसके नीचे क्या आएगा पता है 6S, और 6S जैसे ही खत्म होता है उसके बाद क्या आएगा 4F। क्लियर है कि नहीं? 4F के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, क्या होगा 5P। अब पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। 1S 2S 2P, 3S 3P, 4S 3D, उसके बाद 4P 5S जैसे स्टार्ट हुआ 4D आया, उसके बाद फिर PSF, यहां से F के बाद फिर जैसे शुरू हो रहा था वैसे चलेगा, वैसे जरूरत नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया यहां तक? सो ऑन। ये है अपवाव का कहना कि एनर्जी जिसमें कम है पहले इलेक्ट्रॉन पहले उसमें डालो, तो 1S में डालेंगे फिर 2S में, फिर इस हिसाब से ये सेट किया हुआ है। और ये एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करेंगे हम N+L से। क्लियर है? सो रहा है क्लास में, सो रहा है तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है ये, इस बात को समझना है, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स, TO नहीं, TW, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom will have same value of all 4 quantum numbers। कोई भी एक ऑर्बिटल ले लीजिए पहले ताकि हम आपको समझा सके। कोई भी ऑर्बिटल S P D F एनी। चलिए पहले सिंपल एक 1S लेकर के ही बात कर लेते हैं। 1S ऑर्बिटल है, ओके, तो ऑर्बिटल हो गया ये, ओके। अब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं आपको पता है? S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे लिखते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखने का तरीका है? लिखने का तरीका है एक इस तरह से लिखेंगे, एक इस तरह से लिखेंगे, 2 ऑपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। क्लियर है? तो आपके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आप हमको ये बताइए, 2 अलग इलेक्ट्रॉन है और क्वांटम नंबर बताना है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग क्वांटम नंबर बताना है। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा पहला वाला इलेक्ट्रॉन का? तो सर यहां से दिखता है 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। उसके बाद आपका एजीमिथॉल क्वांटम नंबर बताइएगा। तो सर S दिख रहा है, S के लिए हमेशा 0 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताइए, M का वैल्यू क्या होगा? सर S ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा 0 होता है। बच रहा है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा यहां पे? अगर ये क्लॉकवाइज घुमा है तो +1/2। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए आप बताइए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एजीमिथॉल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, बट स्पिन क्वांटम नंबर क्या लिखना होगा? -1/2। अगर पहला वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ये श्योर बात है, इसके पीछे कारण है, अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे। कोई भी ऑर्बिटल उठा लो, फिर तुम कोई भी ऑर्बिटल उठा लो, चलो देखो ध्यान से। मान लो 2p उठा रहे हैं हम, 2p कितना होता है? 6। क्लियर है कि नहीं? तो p में कितने ऑर्बिटल्स, p के अंदर में कितने ऑर्बिटल्स बच्चे लोग? 1 2 3। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? 3 ऑर्बिटल्स p के अंदर। कौन कौन सा ऑर्बिटल अगर आपसे पूछे तो आप सेव पढ़ चुके हैं, px py एंड pz। 2px 2py एंड 2pz। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है वो सीखेंगे आगे। ये जो बोल रहा है ना हुंड्स रूल, इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं ये हमको आगे सीखना है। लेकिन फिलहाल आपको ये बात पता है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2, दूसरा तीसरा, हमें 2 भर दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 6। 2p6 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2p6। क्लियर है कि नहीं? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन के बारे में आप यहां पूछ लीजिए हमसे, किसी का भी चारों क्वांटम नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकता। देखिए इनमें से 3 बराबर है, यस और नो, लेकिन 4th वन डिफरेंट है। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए आपका मन से, कि मान के चलिए हम यहां से सेकंड इलेक्ट्रॉन को उठा रहे हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सेकंड इलेक्ट्रॉन।
ये सेकंड है कि थर्ड है, ये बताएगा। अभी हम सेकंड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड है नहीं, एक्चुअली में आपको लग रहा होगा सेकंड है। हुंड्स रूल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकंड, विच वन इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्लियर है कि नहीं? तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं जो पहला ऑर्बिटल px दिख रहा है 2px, उसका सेकंड वाला, और इधर कहीं भी इसे उठा लीजिए। चलिए इसका पहला वाला उठा लेते हैं, किधर से कुछ भी उठाओ, कोई भी उठा, तेरा मन तेरा मन। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे रैंडमली उठा लिया। तो इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से लिखते हैं। कितना होगा सर? यहां से देखते हैं 2। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा सर? p के लिए हमेशा क्या होता है? 1। यस और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? बताओ जरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? px, py और pz के लिए अलग अलग होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से शुरू होकर के +l तक जाता है। तो ये -l होगा, यहां पर -l क्या दिख रहा है? 1 l क्या हो जाएगा? 1। तो m का वैल्यू यहां क्या है? -1। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्पिन क्वांटम नंबर बताओ जरा फटाक से। स्पिन क्वांटम नंबर, अगर ये पहला वाला क्लॉकवाइज था तो दूसरा वाला क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो -1/2 लिख दी। ये हमारा निकला एक इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर्स। अब हम इस पर आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या मिलेगा? यहीं से 2 मिल जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए हमेशा 1 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जरा बताइएगा, इस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? ये -1, ये 0, समझ में आ रहा है? ये -1, ये 0 और ये +1। तो यहां पर है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? अगर क्लॉकवाइज घुमा हुआ है तो +1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या ये दोनों सेम है? बोले सर प्रिंसिपल एजीमुथल तो सेम दिख रहा है, बट मैग्नेटिक और स्पिन अलग अलग है। तुम चाहो तो दूसरा वाला का अगर उठाते यहां से तो स्पिन भी सेम आ जाता। अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उठाते तो क्या उठता? स्पिन भी सेम आ जाता, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बहुत बड़ा बात ऑब्जर्व करके आपके सामने रखा है, इसलिए इसको रूल बना दिया गया है कि कोई भी ऑर्बिटल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। 3 तक सेम हो सकता है, जो कि यहां देख रहा है 3 सेम है, लेकिन फोर्थ वन इज डिफरेंट। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए हम, और क्लियरिटी आएगा, इस पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ा, ध्यान दीजिएगा। हुंड्स रूल, इस चीज को बढ़िया से समझना जरूरी है। दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। और ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इक्वल एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑलरेडी आप जानते हैं। तो कोई अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ये सब क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है। px, py एंड pz सबका सेम एनर्जी है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल कह रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन भरे कैसे? इट डील्स, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन असल में भरे कैसे इन ऑर्बिटल्स में, ये बताता है। और किसमें? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। लेट्स सपोज वही वाला ले लेते हैं, जैसे कि हमने रैंडमली भर दिया था ना, वैसा नहीं भरा जाता है। क्लियर है कि नहीं? हमारे पास यही है, मान के चलिए p ऑर्बिटल, जिसका नाम हम अलग अलग दे देते हैं, px, py एंड pz। ये ऑर्बिटल्स है। इन ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो तरीका क्या होगा भरने का? ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d एंड f ऑर्बिटल्स, ये p लिए हैं, d एंड f में भी देख सकते हैं आप, सेम चीज करके। p, d एंड f ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर until each orbitals of a given subcell contain 1 electron each or is singly occupied। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जब आप करेंगे, पेयरिंग मतलब समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, ये तब तक नहीं होगा जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दे। समझ में आया कुछ? मतलब अगर पहला इलेक्ट्रॉन आप यहां भर रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहां नहीं भर सकते। गलत बात। आपको क्या करना होगा? पहले सभी ऑर्बिटल्स को सिंगल इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा। मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, उसके बाद पेयरिंग चालू होगा। पहले क्या होना चाहिए? सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए सभी ऑर्बिटल्स।
उसके बाद पेयरिंग चालू होगा। अब उसके बाद पेयरिंग आप यहां से चालू करेंगे वापस ऐसा। बोले सर ऐसा ही क्यों? आपका मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन हम पेयरिंग करना चालू कर रहे हैं ऐसा क्यों नहीं? तो यह बात पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। यहां पे दोनों का क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, दोनों मतलब बाकी सब तो सेम है ही, स्पिन वाला भी सेम हो जाएगा, जबकि स्पिन सेम नहीं होना चाहिए। सवाल उठ रहा मन में, ऐसा क्यों सेम नहीं होना चाहिए? इस दुविधा को खत्म करेंगे अभी थोड़ा देर में। ऐसा क्यों सेम नहीं होना चाहिए? बट सेम नहीं होना चाहिए अभी कथा, अभी तक ये मान के चलिए सेम नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेम नहीं होगा। क्या होगा? ऑपोजिट होगा, मतलब ऐसा होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया बच्चा लोग? समझ में आ गया है? क्लियर है कि नहीं है? तो ये तरीका होगा भरने का। तो सिंगली ऑक्यूपाइड पहले होना चाहिए, ऐसे सिंगली ऑक्यूपाइड पहले होना चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन यहां हमने भरा, हम नंबरिंग कर देते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये। उसके बाद यहां फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ में आ रहा? हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला ना कि ये सेकंड है कि नहीं आप नहीं बता सकते हैं। अभी देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां पर है? पी में है। दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर। बात समझ में आ रहा है ऐसे करके? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिख रहा है फाइंड द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, तब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन वाला लेंगे? समझ में आ रहा है? 1 2 3 हो चुका है, फोर्थ यहां पर जो ऑपोजिट स्पिन लेंगे इसका वो। समझ में आ रहा है? वैसे भी एग्जाम में सवाल लिख करके आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फोर्थ मतलब इधर से गिन लेता है, सर ऐसा गिन लेता है 1 2 3 4, ये वाला कर, ये वाला नहीं है फोर्थ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? क्लियर है? ओके। अगर अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो ना, ठीक है कि नहीं? अब एक बात और, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन को आप यहां पर जिस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो सीधा सीधी एंटी क्लॉकवाइज दिखाइए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? आपकी इच्छा। लेकिन अगर पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा वाला भी, फिर तीसरा वाला भी पैरेलल होना चाहिए। हम एक लाइन पढ़ते हैं, बढ़िया सा लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड is that all the singly occupied orbitals should have should have electrons with the parallel spin, should have electrons with the parallel spin। इस बात को ध्यान रखिएगा, should have electrons with the पैरेलल स्पिन। ये कब का बारे में बात हो रहा है? जब सिंगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं आप, जब आप एक एक भर रहे हैं तब का बात हो रहा है। जब आप एक एक भर रहे हैं तब का बात हो रहा है, बार बार कह रहे हैं, ठीक है? ये बात हो रहा है कब का? सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये बात हो रहा है सिंपल किसके बारे में? सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब आप पहला बार इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं सिंगल, उस समय सभी इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलल रखना है, या तो क्लॉकवाइज सबको रखिए या तो एंटी क्लॉकवाइज सबको रखिए। मेरा ट्रेंड ये है, हम इसका यूज करते हैं, आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा है तो गलत मत समझिएगा कि क्वेश्चन गलत है छोड़ के मार्क्स मिल जाएगा, नहीं यार वो भी सही है, जानकारी होना चाहिए। यूज आप किसी का भी करो, वो बात अलग है। क्लियर है? समझ में आ गया है? पेयरिंग इसके बाद चालू हो जाएगा, पेयरिंग इसके बाद चालू हो जाएगा। तो मन में जो ये सवाल आया अभी कि सर ऐसा क्यों कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ऐसा क्यों? इस सवाल को क्लियर करने के लिए आगे जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो कारण था उस कारण पे बात करेंगे कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में क्यों रहना चाहिए। ठीक है? This is due to the fact that electrons being identical in charge repel each other when present in the same orbital।
अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को हम सेम स्पिन दे देते हैं, मतलब यह है कि मान के चलिए ये आपका रोटेशनल एक्सिस है और इसके अराउंड इस प्रकार जो है एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक और इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है इस प्रकार। क्लियर है कि नहीं? लेट दिस इज इलेक्ट्रॉन। इससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पास पास होगा इस तरह से एकदम एक ही ऑर्बिटल में, मतलब बहुत क्लोज है, और स्पिन भी एक ही तरह का है। जब स्पिन भी एक ही तरह का होगा और दोनों में चार्ज भी सेम तरह का है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन के पास भी है नेगेटिव चार्ज। तो जब साथ साथ चलेंगे ना तो दोनों के बीच रिपल्सन काफी ज्यादा होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इस रिपल्सन से बचने का एक ही उपाय है कि आप इसका मोशन को ऑपोजिट करा दें। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा को क्या कर दीजिए? एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। तो दोनों के बीच का जो रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा एक बात और, केमिस्ट्री में आज से आगे जब भी रिपल्सन का बात आएगा, रिपल्सन ये वर्ड हम जब भी लाए हैं केमिस्ट्री में, याद रखिएगा वो अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अनस्टेबिलिटी। क्लियर है? तो यहां रिपल्सन हो रहा है, तो हम यहां पे क्या समझ पा रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक जगह पे रह ही नहीं पाएगा, अनस्टेबल होंगे। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अट्रैक्शन कराना चाहिए इन दोनों के बीच। होगा नहीं कभी भी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, लेकिन एक दूसरे के जगह पे बैठा रहेगा, कम से कम एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा। लेकिन एक बात और, जैसे ही हमने बोला रिपल्सन वर्ड तो अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली अगर कहीं पर भी अट्रैक्शन वर्ड आ जाएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेबिलिटी। इस बात का खास ध्यान रखेंगे जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सिर्फ यहां नहीं कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट ऑल्सो इन इनऑर्गेनिक एज वेल एज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हेन देयर इज रिपल्सन बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स, दैट शोज द अनस्टेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल। एंड इसका ऑपोजिट है, अगर कहीं पे अट्रैक्शन दिख रहा है आपको तो वो अट्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेबिलिटी को शो करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है? शादी करके देख लो, समझ में आ जाएगा स्टेबिलिटी क्या होता है। तो आगे बात कर लेते हैं। नाउ दिस रिपल्सन can however be minimized if 2 electrons move as far apart as possible। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से हैं चलेगा, लेकिन अगर ये दूर दूर हो तो चलेगा। पास में सेम ऑर्बिटल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको पता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल सकता है, क्योंकि ये दूर दूर है। क्लियर है कि नहीं? बट एक ही ऑर्बिटल के अंदर में ये काम नहीं हो सकता है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बोल रहा है जितना दूर रहे वो स्टेबल होगा, ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल। मतलब यहां अगर क्लॉकवाइज है तो यहां क्लॉकवाइज हो सकता है, यहां भी क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो तीनों में एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, बट सेम ऑर्बिटल के अंदर पॉसिबल नहीं है। दिख रहा है ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये डीजेनरेट सेट है, इसमें क्या होगा? विल हैव सेम स्पिन। देखिए ना, सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज है। थोड़ा देर पहले भी बताएं, या तो ऐसा होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, तीनों को लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बातें क्लियर है? सो नाउ वी आर रेडी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने इतना तामझाम किया, इतना रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम तैयार हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। हमने जो अभी तक रूल्स पढ़ा उन सारे रूल्स का इवोल्यूशन और एप्लीकेशन आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो क्लास 9 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 में आपने सीखा था इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। दैट इज, आपको सबसे पहला बात तो यह है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। तो आप वहां पे ये बात समझ पाएंगे कि वाई एटॉमिक नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले यही चीज ट्रेंड चलता था कि एटॉमिक मास याद करना,
बट बाद में ये बात पता लगा कि एटॉमिक नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न। क्लियर है कि नहीं? बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है वहां पे ये बात को समझेंगे। फिलहाल इसका काम अभी है तो आपको याद करना चाहिए, मिनिमम 30 तक याद कर लीजिएगा, और पीरियोडिक टेबल जैसे स्टार्ट करते हैं तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा देंगे आपको हम। क्लियर है कि नहीं? चिंता की बात नहीं है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन से। तो आप सिर्फ अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज करना चाहते हैं, दैट इज के एल एम, ये वर्ड यूज करना चाहते हैं तो कैसे इनपुट करते हैं आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। अगर एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिएगा साइड में बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर जितना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना होता है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट फॉर अ एटम, ध्यान रखिएगा, फॉर एन एटम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आयन हो गया। आयन के लिए नहीं बात हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? क्या आयन के लिए हम नहीं बना सकते? बना सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब भी बना सकते। क्या मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बट दिस इज नॉट द प्रोसेस फॉर मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, हमने एलिमेंट्स लिख दिया, सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो हाइड्रोजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका, तो के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 1, एक ही है। नाउ अभी हम टारगेट ये ले रहे हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इट इज नेम्ड एज के एल एम, समझ में आ रहा है? के एल एम एंड सो ऑन। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1। हीलियम के लिए क्या होता है बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के पास कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद लिथियम के लिए कितना है? 3, तो कितना लिखेंगे? यहां पे कितना आ जाएगा? के पास कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा, 2। के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2, पता होना चाहिए। उसके बाद एल के पास मैक्सिमम 8 होता है, तो चलो बचा हुआ जो 1 है वो यहां आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली 4, अगर बेरिलियम का बात करें तो 2,2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? बेरिलियम के बाद बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5 एंड ऑक्सीजन 2,6, सो ऑन, चलता जाएगा। बट ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस अब ट्रेंड से बाहर चला गया है। अब हम जो है ऑर्बिट के अंदर जा चुके हैं, सबसेल्स पे आ चुके हैं, सबसेल्स के अंदर जाकर के ऑर्बिटल्स पे आ चुके हैं। तो उस लेवल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। ये पुराना तरीका जो आपका 9th का था यहीं पे समाप्त होता है। आई नेवर यूज दिस। आज के बाद हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन चूंकि था आपका क्लास 9th में तो थोड़ा सा इस बात को बात कर लिए। तो क्या तरीका होगा हमारा यहाँ पे? हमारा तरीका यहाँ पर यह होगा कि आपको ध्यान रखना है कि के अंदर में क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है। तो बोलेंगे सर के अंदर में 1s ऑर्बिटल होता है, एल के अंदर में तो हम बोलेंगे सर 2s होता है और 2p होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब ऑलरेडी जानते हैं आप, के एल एम के अंदर में, एन के अंदर में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सर? 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। और इसके अंदर में सर 4s, 4p और 4d ऑर्बिटल्स होते हैं, और साथ में 4f ऑर्बिटल भी होता है। आता है उधर, आ रहा है क्या? देखो तो वहां तक 4f तक आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अफबाव ने हमें यह बात समझाया क्या कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाने का है? सबसे कम एनर्जी जिस ऑर्बिटल के पास है, सो द लोएस्ट एनर्जी कैरिंग ऑर्बिटल इज 1s। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s में। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहां जाएगा? 1s1। लिखने का तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, फिर बता रहे हैं। स्टैंडर्ड तरीका है लिखना है n l पावर में x। कौन क्या है ध्यान दीजिएगा, n क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल। l क्या है? एजीमिथॉल क्वांटम नंबर। लेकिन इस एजीमिथॉल क्वांटम नंबर के हिसाब से आपको क्या लिखना होता है? s, p, d और f लिखना होता है। और ये n के जगह पे क्या लिखना होता है ना सर? 1, 2, 3, मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, ये वाला n 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? और ये l के जगह में क्या हो सकता है? sp-df में से कुछ हो सकता है। दिख रहा है आपको sp-df। और ये जो x आपको दिख रहा है, x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें। जैसे कि एस में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, कम कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया? उस तरह का से लिखने का है। आगे बात करते हैं हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे? 1s2। मैक्सिमम तो 2 ही है, मैक्सिमम 2 ही है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर गया, इसमें कोई दिक्कत है? लिथियम का बात करें तो सर 1s2, सर मैक्सिमम 2 ही होता है इसमें, 1s2 भर चुका है, अब कहां जाएगा ना सर? 2s में जाएगा। किस में जाएगा? 2s में जाएगा। किस में जाएगा? 2s में जाएगा। तो 1s के बाद 2s लिख करके कितना लिखेंगे? 1, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें जा चुका है, बचा 1 इसमें आ गया है। नेक्स्ट बेरिलियम का क्या हो जाएगा? बेरिलियम का हो जाएगा सर 1s2, फिर 2s में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 2 ही आ सकता है, 2 भर दिया हमने, खत्म खेला। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन में कितना आ जाएगा ना सर? 1s2 फिर 2s2, सर अभी भी तो 4 ही है। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, वो क्या है? 2p है, तो यहां लिखेंगे 2p1। p में कितना मैक्सिमम? 6 होता है, आपको पता होना चाहिए, ये सब बातें पहले डिस्कस हो चुकी। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा ना? 1s2 2s2 2p4। समझ में आ रहा? क्लियर है? तो आपने लिखा है इस तरह से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का भी लिख सकते हैं, नियोन का भी लिख सकते हैं। चलिए फ्लोरीन और नियोन का भी यहाँ लिखेंगे हम, फ्लोरीन और नियोन का भी लिखेंगे। इसका 9th एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का, और नियोन का 10 एटॉमिक नंबर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे ना सर? 1s2 2s2 2p5, और इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। ध्यान दीजिएगा, पूरा भर चुका है। p में कंप्लीटली भर चुका है। अब 2p खत्म, अब इस पे जगह खत्म, किधर जाएगा फिर? 3s में जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं। हमने अभी तक नियोन तक जो है कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, और हमने ये बात पाया इसमें कि सर 1s तो भर चुका था पहले ही, 2s भर चुका था पहले ही, यहां पर आकर के क्या हो रहा है? 2p भी भर चुका है। 2p जैसे ही भरेगा कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3s में। तो लिखना क्या चाहिए? यहां पे मैंने लिखा है, देखिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। क्या हो जाना चाहिए यहां पे सर? 1s2 2s2 2p6 पहले से भरा हुआ है सर, उसके बाद कौन एंट्री लेगा? 3s। इसलिए इस पैटर्न में लिख दिया। और ये ऐसा क्यों, ये बात समझा चुका है n+l रूल, कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे कितना आएगा रे? 1 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस समझ में आ गया। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या होगा सर? 1s2 2s2 2p6 3s कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होना है इधर। उसके बाद एल्युमिनियम है, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। सर 3s2 ये भी भर चुका है, 3s2 भर चुका है। उसके बाद कौन आएगा? 3p आएगा। उसके बाद 4s आएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 3p के बाद क्या आएगा? 4s आएगा। तो पहले कितना आएगा? 3p आएगा सर, 3p1 लिखना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? सिलिकॉन 14 होता है, कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्लियर है? अरे ध्यान दो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ध्यान से देखिए, हम यहां से यहां तक को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? सेम ही चीज है ना। ऐसे लिख करके क्या लिख सकते हैं? 3s2 3p3 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3s2 3p4 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3s2 3p5 हो जाएगा। उसके बाद यहां तक 3s2 3p बोलो रे 6 हो जाएगा, पूरा भर गया। अब सुनो ध्यान से, मैं ये वाला साइड मिटा रहा हूं, ये वाला साइड में मिटा रहा हूं, इसका इस्तेमाल है। हमें कुछ नया सीखना है, ये तो हम क्लास 9 में ही सीखते हैं, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, 9-10 से ही हम लोग ये सब बना रहे हैं। सो व्हाट इज द न्यू वन? ध्यान से देखिएगा, हमने अभी थोड़ा देर पहले ये बात बताया आपको कि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 होता है। मतलब 1s ऑर्बिटल भी भरा हुआ है, 2s भी भरा हुआ है, और 2p भी भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, कहीं खाली जगह नहीं है। इसे बोला जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं?
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, नियोन एक इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस है। और इनर्ट का मतलब ही क्या है? किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने का। और रिएक्ट क्यों नहीं करता है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई जगह यहां खाली है ही नहीं इसके ऑर्बिटल में, तो किसी का इलेक्ट्रॉन ना आने देगा ना ये दूसरे के यहां जाना चाहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं है? 1s का बात करें तो 1s को ऐसे बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2s को बनाने दिए, ऐसा भर दिया। 2p में कितने घर होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। कैसा भरने का तरीका है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरते हैं। कंप्लीटली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है। यहां किसी को आने का भी जगह नहीं है, ना कोई यहां से जाना भी चाहेगा। स्टेबल है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखिए ये बात को, क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और दुनिया में कोई भी चीज खुद को स्टेबल बनाना चाहता है, इट इज क्लियर टू यू ऑल, एवरीथिंग, है कि नहीं? कोई पत्थर अगर पहाड़ से नीचे गिर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? वो स्टोन जो है, वो जो नीचे गिरा ना, वो खुद को स्टेबल बनाना चाह रहा है। एवरीथिंग, जो भी हो रहा है, खुद का पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाह रहा है। बहुत डीप चले जा रहे हैं, छोटी कमिंग बैक। खुद को स्टेबल बनाना चाह रहा है। तो स्टेबल बनाने का तरीका यही है कि भाई सिमेट्री बना लो। सिमेट्री के बारे में डिस्कस किए थे आपको कि ये सिमेट्री दिख रहा है, सब जगह सिमेट्री है, तो स्टेबल है। और दुनिया में हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल बने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा, जो भी इनर्ट गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब कौन कौन से है इनर्ट गैसेस, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। पहले तो स्टार्ट करेंगे हम कहां से? हीलियम से। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन, आरएन, रेडन। बस इतना आपको याद करना है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये सब क्या है? इनर्ट गैसेस है। क्लियर है कि नहीं? क्या है? इनर्ट गैसेस है। एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? 2 है, इसका कितना होता है? 10। आर्गन का हो जाएगा आपका 18, 36, 18 फिर 36। देखो ध्यान से, पहले कितना इंक्रीज किए? 8। फिर कितना इंक्रीज किए? 8। उसके बाद कितना इंक्रीज किए? 18। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये हम पीरियोडिक टेबल में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। यहां का काम नहीं है ये, बट यहां यूज है थोड़ा सा, तो मैं बता रहा हूं। डिटेल में समझेंगे हम पीरियोडिक टेबल में, डोंट वरी। डन? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उसके बाद क्या, कैसे याद करेंगे वो समझा रहे हैं। जेनॉन का हो जाता है आपका 54। फिर रेडॉन का हो जाता है आपका 86। कितना बढ़ा यहां से रे? 36 ना। इसमें कितना ऐड करेंगे कि 54 आ जाएगा? 54 में 36 जाएगा। देखो कितना आ रहा? 6 दूनी 12, 6 7 8, 18। एक है 18 है, तो प्लस 18 है। यहां से यहां तक जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे? अब जो है हमको लगता है 86 में 54 घटा दीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, और यहाँ पे 5, 6 7 8, 32 आ रहा है। ये थोड़ा एनामलस आ गया ना, थोड़ा सा अजीब सा आ गया ना। इसके पीछे कारण है कि ऐसा एनामलस क्यों आ गया। बीच में कोई बहुत सारे एलिमेंट्स घुस जाते हैं, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ऐसे याद रखना है कि कैसे याद करें हम ना। ऐसे याद कीजिएगा ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ऐसे तो याद हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा। कितना बढ़ा रहे हैं आप? पहले 2 10 18 36 54 86 कैसे करोगे? अब याद करना, कैसे भी याद करो, वी डोंट नो कि कैसे याद करना। बस निमोनिक बना लो अपने हिसाब से, याद करो। सुनिए इसका काम क्या है, क्यों बकवास कर रहे हैं। इसका काम यह है कि जितने भी एलिमेंट्स है इसके अलावा, वो सब भी ट्राई करता है इसके जैसा बनने का। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है? स्टेबल है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने अभी आपको नियोन का करके दिखाया ना, इन बाकी सबका भी स्टेबल है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसका एप्लीकेशन यह है कि जो आप यहां पर ऐसा लिख रहे हैं ना, तो 1:2:2p6, ध्यान दो, 1:2:2p6, यहां तक तो भाई इसके बराबर है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है, तो एक काम कर सकते हैं हम, यहां पे लिख सकते हैं नियोन, और इस तरह से बॉक्स में भर दीजिएगा, और बचा हुआ जो हिस्सा है उसको लिख दीजिएगा, बस।
क्लियर है कि नहीं? इतना लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इसको कैसे लिखना है ना, नियोन लिखेंगे, यहां से यहां तक सेम हो गया, और इसको क्या लिख दिए 3s2। अब इसको प्रैक्टिस में लाइए, समझे इसको, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 10 से ज्यादा है तो 10 तक तो क्या होता है, नियोन होता है, उसके बाद जो लिखना वो लिखिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 1s2 2s2 2p6 तो नियोन हो गया, खत्म खेला। इधर ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक सेम हो गया तो यहां पे लिखेंगे नियोन, और नियोन लिख करके लिखेंगे 3s2 3p1। उसके बाद नियोन लिखेंगे, यहां पे आ जा रहा 3s2 3p2। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे यहां तक हम लास्ट में लिख रहे हैं, नियोन लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहां पे 3s2 3p6। बाकी सब लिख लोगे सभी, कोई जगह छोड़ रहे हैं हम? बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब यहां आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां कौन है, पोटेशियम। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, पोटेशियम। तो पोटेशियम में ये लिखते समय, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर कौन आ चुका है, आर्गन। कौन है, आर्गन। कौन है, आर्गन। क्या इस लिस्ट में आर्गन दिख रहा है? यस, क्या है, आर्गन। मतलब आर्गन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है आपको पोटेशियम में लिखने के लिए। ध्यान से देखिए, 3p6 आया है, 3p6 के बाद क्या आना है, क्या आना है, 4s आना है। यस और नो? 4s आना, सिंपल 4s लिखिएगा, और उससे पहले सिर्फ क्या लिख दीजिएगा बच्चा लोग, आर्गन। आर्गन क्या लिखिएगा, 4s1। ये सिखाना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? आर्गन कितना नंबर पे आया है, ध्यान रखिएगा 18 पे। 18 के बाद जो आ रहा है आर्गन लिख दो, उसके बाद वाला लिखो। मतलब पोटेशियम का लिखना था हमें तो आर्गन लिखा और 4s1 लिख दिया। बोले सर ऐसे कैसे याद रहेगा कि इतना लिखने के बाद क्या लिखें? तो ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। अरे नियोन लिखने के बाद क्या लिखा है, 3s1। यहां आर्गन लिखने के बाद 4s1। कैसे याद नहीं रहेगा? कैसे याद नहीं रहेगा? आर्गन लिखने, नियोन लिखने के बाद क्या लिखा है, 3s1, फिर 3s2 होगा ऑब्वियसली। यहां आर्गन लिखने के बाद 4s1 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके बाद कैल्शियम का जब आप लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, आर्गन 4s2। 4s2 के बाद क्या आता है वो देख लीजिए, ये तो आपको याद होगा। क्लियर? समझ में आया? तो आपको ये तरीका अपनाना है, ध्यान रहेगा इस बात का, ध्यान रहेगा इस बात का। बट जो भी आप यहां पे कर रहे हैं ऐसा ही हमेशा चलता है, ऐसा नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाते हैं तो क्लास 9 में भी ये बात पढ़े थे आप कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। केमिस्ट्री जब पढ़ो और ये वर्ड ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो कुछ एक्सेप्शंस है, हम इसे एक्सेप्शन नहीं कहेंगे बिकॉज दैट एक्सेप्शन हैव रीजन, एंड एनीथिंग दैट हैव रीजन आर नॉट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसको बोले, जो रूल्स को फॉलो ना करे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे एक रूल है, उस रूल को फॉलो करता है वो, इस वजह से उसे एक्सेप्शन नहीं कहेंगे। आई थिंक हमारा इंडिकेशन किधर है, आप समझ पा रहे हो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का बनाने जा रहे हैं जो ऐसा नहीं होगा, कुछ और होगा तो उसके पीछे कारण है, विदाउट रीजन नहीं है। अगर रीजन के साथ कुछ होता है तो उसे हम एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे। लेकिन इससे थोड़ा अलग है किस प्रकार, वो हम देखने जा रहे हैं। तो आपका ड्यूटी ये है, हमने सिर्फ 20 तक आपको बना करके दिया है, आप मिनिमम 30 तक बना लें। सो लीव स्पेस फॉर मोर 10 एलिमेंट्स। क्लियर है कि नहीं? हम अब आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं चीजों में फंस कर रहेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलते हैं, वो इन एलिमेंट्स में देखने को मिलते हैं। ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? क्रोमियम कॉपर, 30 तक तो यहीं पे आता है, 24 एंड 29। क्रोमियम कॉपर, मॉलिबेडनम, सिल्वर, टंगस्टन एंड अयूरोनियम। अयूरोनियम क्या है? गोल्ड है। क्लियर है कि नहीं? बच्चा क्लास 12 में आपको पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो डी ब्लॉक में है, एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपको क्लास 12 में पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 का चैप्टर का ही नाम है। वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे, आपको एक एलिमेंट क्रोमियम है, जस्ट उसके नीचे आपको मिल जाएगा मॉलिबेडनम और जस्ट उसके नीचे मिल जाएगा टंगस्टन।
क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली जैसे ही आप पहुंचेंगे कहां पर, कॉपर में, कॉपर के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा सिल्वर, और सिल्वर के जस्ट नीचे मिल जाएगा आपको गोल्ड। पोजीशन बता रहे याद करने का। क्लियर है कि नहीं? आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद करना आसान है। क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, उसके नीचे टंगस्टन, कॉपर के नीचे सिल्वर और सिल्वर के नीचे गोल्ड। ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ऐसा कहा जाता है। बट हम एक्सेप्शनल नहीं कहेंगे, इसके पीछे जो रीजन है, प्रॉपर रीजन, इसको खोजने का कोशिश करेंगे। तो पहले क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि क्रोमियम का अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 24, एटॉमिक नंबर 24। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब रुक जाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक 10 है, 6 2 2 कितना हो गया 10, और यहां पे भी 6 2 2 हो गया 10, 10 है 10, 20 हो चुका है, यहां कितना है 24, तो d यहां पे क्या भरना होगा 4। ऐसा होना चाहिए, isn't it? ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। क्या होता है ना, ये जो 4s आपको दिख रहा है, इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब क्यों इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ध्यान दीजिएगा, ये 3d को पहले लिखना होगा, 3d, 4 की जगह क्या लिखेंगे 5, और 4s क्या बचेगा 2 था, अब क्या हो चुका 1। ये सही माना गया है। ये क्यों, इसके बारे में हम अभी समझेंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक और बनाते हैं कॉपर का। कॉपर है 29 केस, क्या हो जाएगा सर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। चेक कीजिएगा, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर से यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, तो क्या हो जाता है यहां पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बच्चा 3, जो 3 दिख रहा है ना साथ में लिखने का, 3d10 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। ये आपका सही माना जाता है, ये गलत माना जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब हमारा ये ड्यूटी है इस बात को समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे रीजन है, प्रॉपर रीजन है, उसको समझना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? और हमने अभी ये बात भी बता दिया कि ये दो एलिमेंट ही सिर्फ नहीं है पीरियोडिक टेबल में, और भी एलिमेंट्स है जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही कांड होगा। जहां पे D9 दिखेगा उसको D10 कर देना है, जहां पे D4 दिखेगा उसको D5 कर देना है। ऐसा आपको यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे क्या दिखा ना सर, क्रोमियम में क्या दिखा ना, 3d4 दिखा सर, 3d5 किए हम। बच्चा ध्यान दो, मोलिब्डेनम में क्या होगा जानते हो, 4d5 करना पड़ेगा, और टंगस्टन में 5d5 करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? पहले क्या था, पहले ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा 4d4 था, यहां पे 5d4 था, उसको 5 करना पड़ेगा। सिमिलरली पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट ही नहीं किया अभी। कॉपर में आपने देखा यहां पे लास्ट में क्या है 3d9, लेकिन आपने क्या किया 3d10 किया। इसमें क्या होगा ना 4d10, और इसमें क्या हो जाएगा 5d10। ये जब आप करेंगे पीरियोडिक टेबल तो आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में यही आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? बोलिए समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं इसके रीजन की तरफ ध्यान। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि जो हमने अभी एक्सेप्शंस देखा, जो ऐसा काम हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहां पे दो रीजन है प्रॉपरली। दो रीजन क्या है, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। इन दोनों को समझेंगे, उससे पहले इस बात को समझते हैं। हम लोग स्टार्ट यहां से किए थे। यहां पर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, एक क्रोमियम का दिख रहा है और एक कॉपर का दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? ये क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन था आप देख पा रहे हैं, यहां 3d4 है, यहां 4s2 है, और हमने इसी में क्या किया है 3d5 और 4s1। आपने इसको सही कहा और आपने इसको गलत कहा। बात को समझिएगा, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे बेसिक आंसर यह दिया गया कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है।
क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली जब आप कॉपर के साथ बात किए तो यहां पे दिख रहा है 3D9 है, यहां 4s2 है। यहां पे हमने क्या किया, 3D10 कर दिया और 4s1 कर दिया और बोल दिया गया कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो आपको पता अभी थोड़ा देर पहले यही बात हो रहा था कि दुनिया में भगदड़ मचा हुआ किस बात के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। जो भी बंदा ज्यादा स्टेबल होगा वही बनने का प्रयास करेगा। क्लियर है कि नहीं? यहां रोल एटम के साथ वही है। तो स्टेबिलिटी का अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दिस, कहा गया। अब इसके पीछे कारण क्या है वो हम ढूंढेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कहा गया, ये ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसका कारण ढूंढने। तो लिख रहे हैं फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स है इसके बारे में बात करें। और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल्स। अच्छा, ऐसा क्या चीज है हाफ फील्ड सबसेल, फुल फील्ड सबसेल क्या है? तो पहले ये बात को क्लियर कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं पी ऑर्बिटल का, ध्यान दीजिएगा बच्चा। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम टोटल इसको भरना चाहें तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं सर? 6। कैसे भर सकते हैं सर? 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं फुल फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? फुल फील्ड। हाफ फील्ड क्या है ना सर? पी में अगर 6 के जगह हाफ डाल दे मतलब 3 डाल दे, इसको कैसे डालेंगे आप? तरीका क्या होगा? सिमिलरली 1 2 3, यही तरीका होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिस विल बी टर्म्ड एज हाफ फील्ड। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहां पर सब कुछ समझ में आ रहा है? इसको क्या बोल रहे हैं हम? हाफ फील्ड। इसको क्या बोल रहे हैं हम? फुल फील्ड। क्लियर है? तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर 4s ये तो फुल फील्ड था, यहां पर 4s ये तो फुल फील्ड था, बट डी क्या फुल फील्ड है? डी में कितने घर होते हैं बच्चा लोग? 1 2 3 4 5। टोटल कितने घर होते हैं? 5 घर होते हैं। अगर आप इस पे ध्यान देते 9 इलेक्ट्रॉन से, 9 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक अनपेयर्ड रह गया, फुल नहीं हुआ। ना ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये 4s वाला फुल फील्ड है, यहां पर भी 4s वाला फुल फील्ड है। आप यहां पे अगर ध्यान दें डी वाला में, यहां पर भी डी फुल फील्ड नहीं है। 1 2 3 4 कितना घर होता है? 5 घर होता है ना? 1 2 3 4 5। इसमें ध्यान दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भर रहे हैं? 1 2 3 4। भाई क्या हाफ फील्ड है? ये हाफ फील्ड भी नहीं है, एक जगह तो खाली है। अगर एक जगह भर जाता तो क्या बोलते थे? हाफ फील्ड। यहां पर एक फुल फील्ड है और एक कुछ भी नहीं है। एक फुल फील्ड है, यहां कुछ भी नहीं। चलिए सेम चीज यहां ट्राई कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर 5 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन को भरी 1 2 3 4 5। क्या ये हाफ फील्ड है? हाफ फील्ड है सर। यहां पे एस पे देखिए, यहां भी हाफ फील्ड है। 2 हाफ फील्ड्स मिल रहे हैं। यहां पे एक फुल फील्ड मिल रहा है और एक कुछ भी नहीं। और इस पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या मिल रहा है हमको? डी बना रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर चुके हैं। ये क्या हो चुका है? फुल फील्ड। और एस में आप देख सकते हैं, एस में यहां पे क्या है? हाफ फील्ड। मतलब एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड मिल रहा है, यहां 2 हाफ फील्ड मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि जब फुल फील्ड मिलता है या हाफ फील्ड मिलता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। बट व्हाई सो? अब इस बात पे चलेंगे। अभी हम लोग ये बात पे चर्चा किए ही नहीं कि ऐसा क्यों। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस काम को करने के लिए ऐसा किया गया था, बट व्हाई? अब आते हैं, इसके 2 कारण हैं, मेजर कारण। पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। तो पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझिएगा। अगर कोई भी चीज दुनिया में सिमेट्रिकली सजा के रखा गया है तो वो स्टेबल है। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, आप जब घर बनाते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छा से ध्यान रखते हैं, इंजीनियर्स अच्छा से ध्यान रखता है कि हमेशा जो ग्राउंड है उससे परपेंडिकुलर पिलर डाला जाए। थोड़ा सा भी इधर उधर बेंड हुआ तो यह चांस है कि आपका घर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा।
ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है कंस्ट्रक्शन में। दुनिया में अगर कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके पीछे उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड स्ट्रक्चर जो भी बना हुआ है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक पानी ढोने वाला आदमी मतलब पहले हुआ करता था, अभी तो घर घर में सबका नल है। पानी ढोने वाला आदमी इस तरह से कंधा में एक डंटा लेता था और पीछे एक गिलेन रस्सी से बांध करके और आगे एक गिलेन लेके जाता था, इस तरह से लेके चला। आज कोई बहुत कोई बोलबम जा रहा है तो बोलबम में भी एग्जांपल ले सकते हैं कि दो गिलेन, एक पीछे गिलेन टांगा हुआ है, दूसरा आगे गिलेन टांगा हुआ है। अगर दोनों में पानी का क्वांटिटी सेम है तब तो वो बैलेंस करके आराम से काफी दूर तक चला जाएगा, लेकिन एक में अगर ज्यादा और दूसरा में कम हो जाए तो वो डिसबैलेंस होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा उसको। दैट इज शोइंग नॉट अ सिमेट्री, अनसिमेट्री कह सकते हैं। सिमेट्रिकल किसको कहेंगे? जब दोनों तरफ बराबर होगा, वो स्टेबल है। वो समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया में कोई भी चीज अगर सिमेट्रिकल है तो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको अगर हम बॉलीवुड का बात करें तो देखिए बहुत सारा हीरोइन है जिसका नाक वाक कुछ है नहीं, नाक का ऑपरेशन कराता है स्टेबल बनने के लिए। किसमें? बॉलीवुड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टेबिलिटी हर जगह है। जहां पे सिमेट्री दिखेगा वहां स्टेबल है, जहां सिमेट्री नहीं दिखेगा आड़ा टेढ़ा मुंह लेकर के हीरोइन बनने चल दिया। हम आड़ा टेढ़ा मुंह का बदनाम नहीं कर रहे हैं, असल में बात ये कर रहे हैं कि भाई छिला के क्या फायदा है, नाक तो छिला करके और तुम जो है बॉलीवुड में वो स्टेबल बनने के लिए। सो सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एज वेल। ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है इट इज वेल नोन फैक्ट दैट सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। जहां पे भी सिमेट्री होता है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है भाई, चाहे कहीं भी चले जाए। क्लियर है कि नहीं? मैंने आई डोंट वांट कंट्रोवर्सी, ध्यान रखिएगा, हम ऐसे ही मजाक से बोल रहे हैं, टेक इट इजी। कोई बॉलीवुड में अगर है और देख लिए गलती से तो माफ कीजिएगा, समझा रहे हैं बच्चों को, बस इससे ज्यादा कोई मेरा मकसद नहीं है। तो सिमेट्री क्या लीड करता है? ये लीड करता है कि स्टेबिलिटी क्या है। क्लियर है कि नहीं? मतलब सिमेट्री ज्यादा होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। आपसे पूछ रहे ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है कि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है? ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। यहां पे थोड़ा नाक का हिस्सा कम था, यहां नाक लगा दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कहीं और का चमड़ा लगा दिया। अच्छा, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है कि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है? वो समझ में आ रहा है? तो जहां सिमेट्री दिखेगा वो ज्यादा स्टेबल है, ये एक रीजन दिया गया। आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। Thus the electronic configuration in which all the orbitals of the same subshell are either completely filled or are exactly half filled are more stable because of the symmetrical distribution of electrons। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर फुलफिल्ड होगा और या एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल कहेंगे। और इस सिमेट्रिकल कंडीशन में पहले ही पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिकल जहां दिखेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो फुलफिल्ड और हाफ फील्ड क्या होगा? स्टेबल होगा, अदर देन जो भी अलग कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। आगे बात करते हैं, एक और रीजन है बच्चा, एक्सचेंज एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ क्या? एक्सचेंज एनर्जी। अभी एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा कि जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पैरेलली रहते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, सभी का एनर्जी सेम है। यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सभी का क्या है? पैरेलल स्पिन है। यस और नो? क्लॉकवाइज। तो ये क्या करते हैं ना, ये इसका जगह कभी ले लेता है, ये आके कभी इसका जगह ले लेता है, ये कभी इसका जगह ले लेता है, ये कभी इसका जगह ले लेता है, मतलब पोजीशन अपना जो है चेंज करते रहता है इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी वो चीज है। ये जो आपको पहला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सेकंड ऑर्बिटल का भी पहला इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिटल का पहला इलेक्ट्रॉन, ये सब पैरेलल है। और फर्स्ट ऑर्बिटल का सेकंड ऑर्बिटल का सेकंड और थर्ड ऑर्बिटल का सेकंड इलेक्ट्रॉन्स भी पैरेलल है। तो ये सब भी आपस में एक्सचेंज करता है पोजीशन। अगर पोजीशन एक्सचेंज होता है, जिस समय भी पोजीशन एक्सचेंज करेगा, लेट कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर ये इसके जगह आ जाएगा और ये अगर इसके जगह आ जाएगा, जिस समय ये एक्सचेंज ऑफ पोजीशन करेगा, इस समय एक एनर्जी रिलीज होगा। याद रखिए,
जब भी पोजीशन एक्सचेंज होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर है कि नहीं है? और एक बात ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जिसका भी कम एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल है। कल हमने एक बात, अभी हमने थोड़ा देर पहले ही एक बात आपसे डिस्कस किया कि जहां पे अट्रैक्शन दिखेगा वो स्टेबल है, जहां रिपल्सन दिखेगा वो अनस्टेबल है। एक बात उसमें और ऐड कर सकते हैं आप कि जिसके पास कम एनर्जी है, लो एनर्जी शोज द स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में कहीं भी आगे बात करेंगे हम, जहां पर एनर्जी कम हो रहा है याद रखिएगा वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और जहां पे ज्यादा एनर्जी है वो कम स्टेबल है। याद रहेगा ये बात, समझ में आ रहा है? आराम से क्रिकेट खेलो, 2-4-5 घंटा पूरा थक जाओ, जाके सो जाओगे। स्टेबल हो तभी तो सो पाओगे, स्टेबल नहीं हो तो छटपटाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए बोलता जाता है दिन भर पढ़ाई कीजिए, दिन भर मेहनत कीजिए, रात में आराम से सोइए। दिन भर अगर मेहनत कीजिएगा तो रात को नींद चैन का आएगा, और दिन भर अगर बैठल रहिएगा तो एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर करके रखें, रात भर आपको नींद ही नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट स्टेबल। तो यहां पे ये बात कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, और जैसे ही ये पोजीशन एक्सचेंज करता है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। अगर आपसे पूछे व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी, तो ये आंसर है कि जब ये पोजीशन को एक्सचेंज करता है उस समय एक एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी रिलीज को ही हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। तो बताइए जरा, ये एक्सचेंज एनर्जी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा कि खराब? ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा उस एटम का एनर्जी उतना कम हो जाएगा और वो एटम ज्यादा स्टेबल होगा। आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा कि एक्सचेंज एनर्जी कहां ज्यादा पॉसिबल होगा? जहां ये पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जहां ये पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वहां, कि यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स एक जगह तो खाली है, तो कहां यहां पे ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है कि यहां ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है कि यहां ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल? अच्छा, डी के साथ डी का ही कंपैरिजन करना, ये पी हो गया, छोड़ दो इसको, यहां के साथ इसको कंपैरिजन करो कि यहां ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है कि यहां ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं मैथमेटिक्स में? अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां आपको दिख रहा 5 इलेक्ट्रॉन है जो पैरेलल स्पिन में है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है जो पैरेलल स्पिन में है, तो कितना टाइप से ये अपना पेयरिंग कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है? 4⁴ टाइम्स एक्सचेंज हो सकता है। मतलब 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, फिर 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे चांसेस है। आई एम नॉट गोइंग टू दिस। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सचेंज का नंबर ज्यादा यहाँ पे होगा। अगर एक्सचेंज का नंबर यहाँ ज्यादा होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा। जहां ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उसका एनर्जी उतना कम होगा, जितना एनर्जी कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस that can take place is maximum when the degenerate orbitals are exactly half filled or completely। जब exactly half filled होगा या completely filled होगा, उसी समय एक्सचेंज का जो चांसेस है वो ज्यादा होगा। तो as a result exchange energy is maximum so gives the stability। जब एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होगा उस समय स्टेबिलिटी आपको देगा। आपको अभी बताएं, एक्सचेंज एनर्जी का मतलब रिलीज एनर्जी। जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा मतलब उसका एनर्जी, एटम का एनर्जी मिनिमाइज हो रहा, और एटम का एनर्जी मिनिमाइज होगा तो वो एटम स्टेबल होगा। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ बीइंग दिस टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन, नॉट लाइक दिस। समझ में आ गया? 2 कारण, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर है? समझ में आ गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कहानी आज हमारा समाप्त होता है। एंड विद दिस लेक्चर थियोरेटिकल क्लास ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम अगर कोई भी क्लास इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड लेते हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।